YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा नेता श्री विनय रोहिला जी के जसपुर स्थित आवास पर। तो आज हम रोहिला जी से वार्ता करेंगे जसपुर क्षेत्र के विकास को लेकर। तो रोहिला जी बताइए, जसपुर क्षेत्र के विकास के लिए आपने कोई नया कदम उठाया? देखिए, पहले तो मैं आपके YouTube पे जो चैनल है उसको आप बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप यही इस क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के प्रमुख चैनल्स के रूप में आप पूरे क्षेत्र की समस्याओं को, जनमानस की समस्याओं को, जो जिन लोगों तक मीडिया तक अपनी बात कहने की क्षमता नहीं होती वहाँ तक पहुँचकर तथा अपनी पूरी भरपूर टीम के साथ समाज के अंदर समाज के उन वर्गों का जिनका प्रश्न प्रशासन के सामने, समाज के सामने और अन्य विभिन्न मंचों पर आना चाहिए, आप लगातार बात उठाते रहते हो। और उसमें आपका जो मीडिया का लंबा अनुभव है, आप इस क्षेत्र के बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके द्वारा अनेकों बार पुरस्कार प्राप्त किए गए और जिसके लिए पूरा क्षेत्र आप पर गौरवान्वित रहता है। मैं आपको हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस मीडिया के द्वारा सकारात्मक कार्य करते हुए लोगों के अंदर मीडिया की पॉजिटिविटी को बढ़ाया है और एक विश्वास को बढ़ाया है। ये विश्वास इस तरह ही मीडिया के प्रति लोगों का रहे तो मैं समझता हूँ समाज के अंदर जो पत्रकारिता की एक अपनी विशेषता होती है उसका एक प्रभाव हम सब पर बना रहता है। धन्यवाद। तो बताइए कि जसपुर क्षेत्र के विकास के लिए आप लगातार संकल्परत हैं, तो इस कड़ी में कोई नया कदम जो विकास का है वो उससे अवगत कराना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने जो है मैं हमेशा लगातार जसपुर के विकास के लिए निरंतर चिंतन मंथन और हमारी पूरी टीम करती रहती है। अभी शेख जी बैठे हैं पास में ही, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। विमान सिंह जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर राणा बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, दीदी बैठी है, भैया बैठे हैं। हम सब लोग जब भी आते हैं किसी की ये नहीं कहते कहीं भी कि वो हार जाए, वो जीत जाए या वो हो जाए। हमें पार्टी का निरंतर काम करना और क्षेत्र के विकास की चर्चा करना। तो इस क्षेत्र के विकास में अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं मंत्री पद पे आया तो लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ नगर पंचायत उठाने का विषय 22 साल से चल रहा है गढ़ी नेगी के अंदर। और गढ़ी नेगी इस जसपुर क्षेत्र का इतना विशिष्ट क्षेत्र है कि वहाँ एक बड़ा अपना महत्व है। वहाँ के लोगों ने मेहनत करके उस क्षेत्र को डेवलप किया है, बनाया है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में वो क्षेत्र सबसे उन्नतशील है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे वहाँ पे लोग और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। तो उनकी अपनी मांग रही कि भाई इसको गढ़ी नेगी को ग्राम सभा को नगर पंचायत के रूप में हम प्रतिष्ठित करें। उसी कारण से हमने प्रयास किए। वहाँ पे देहरादून माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही त्वरित गति से निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने तुरंत जैसे ही पता लगा उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और लगातार उसकी ब्रीफिंग की और उसके बाद शासन से प्रस्ताव मांगने के लिए निर्देश जिला प्रशासन को हुए हैं। अब कल मैं सभी अधिकारियों से चर्चा की है, डीएम साहब से भी की है, अपर जिलाधिकारी से भी की है, एसडीएम साहब से भी की है। इन सबको बातचीत करने से मुझे लगता है कि उसमें प्रस्ताव जाने की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चल रही है और जिला प्रशासन भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर उधम सिंह नगर में सब कार्य कर रहा है। मैं आपके चैनल से बताऊँ कि हमारे ज़िले की जो डीएम है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता की समस्याओं से जुड़े रहते हैं और उन्होंने इसमें बड़ा सहयोग दिया है कि वो प्रस्ताव बन रहा है और जल्दी वो प्रस्ताव पहुँचेगा तो शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि आशीर्वाद प्राप्त होगा, नगर पंचायत घोषित होगी। जैसे ये कब तक आने की संभावना है अस्तित्व में इसके? ये जो गढ़ी नेगी है ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में अस्तित्व में कब तक आ जाएगी लगभग? उसमें कई कारण है। एक तो उसका नक्शा प्रशासन को भेजना पड़ता है, उसकी आबादी का आकलन भेजना पड़ता है, उसका राजस्व का स्रोत भेजना पड़ता है, वार्डों का परिसीमन, उसमें जातिगत समीकरण, लोग किस प्रकार से कहाँ किस तरह से रह रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल होगा,
वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इन तथ्यों को देखते हुए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उसमें आती हैं और उन परिस्थितियों का समायोजन करके वो प्रस्ताव ही विधिवत रूप से बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही ये कार्य, अगर यहाँ जिला प्रशासन से प्रस्ताव जल्दी आता है तो शासन से उसका गजट नोटिफिकेशन राजपत्र जारी होगा। तो वो प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ये अभी मेरे अभी संज्ञान में आया कि आपने जसपुर आकाशवाणी केंद्र की घोषणा की थी, तो उसमें जो कार्रवाई है, जो ताज़ा कार्रवाई अब चल रही है, उससे अवगत कराएंगे। देखिए, जसपुर आकाशवाणी केंद्र बनने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जब केंद्र कोई योजना देता है तो वो राज्य पे देता है। राज्यों में फिर आकलन होता है कि भाई कहाँ ज़्यादा हैं चीज़ें, कहाँ कम है। तो जसपुर जैसे जिसकी शहर की विधानसभा की संख्या 1,20,000 हो और जो चीज़ स्टेट लेवल पे जाती हो, जो महानगर में जाती हो, जहाँ संख्या 25 लाख या 12 लाख से ऊपर हो, वहाँ पे चीज़ें इस प्रकार की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का पायदान पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना, भारतीय जनता पार्टी का पूज्य दीनदयाल जी के प्रति का संकल्प को लेकर कार्य करना, उन सब की प्रेरणा है कि गांव में विकास को लेके जाएं। तो विकास की प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी से जब हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो उत्तर भारत में केवल एक ही जगह आकाशवाणी रेडियो संपर्क हुआ है और वो आकाशवाणी रेडियो जसपुर में हुआ। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और वो आकाशवाणी रेडियो के लिए राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है। जल्दी उसका भूमि का आकलन कि कहाँ वो हुआ है हमको प्राप्त होने वाला है और फिर उसमें निर्माण प्रक्रिया आकाशवाणी रेडियो विभाग जल्दी करने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया में भी एक नेगेटिविटी रहती है क्षेत्र के अंदर। कुछ राजनीतिक विपक्ष के लोग रहते हैं और क्षेत्र छोड़ा है तो पक्ष और विपक्ष पता ही नहीं लगता। तो उसमें अपने पक्ष के लोग भी कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं जुड़ जाती हैं, कुछ अन्य संस्थाएं भी जुड़ जाती हैं कि आप ये देखिए 200 करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट जसपुर में आ रहा है और वो प्रोजेक्ट जहाँ लगेगा वहाँ पे उसमें स्टूडियो भी लगेगा, विद स्टूडियो आ रहा है। जब स्टूडियो आ रहा है और उत्तर भारत की शूटिंग वहाँ होगी जसपुर क्षेत्र के अंदर, तो उसकी स्टूडियो रेंज भी बनेगी। तो जसपुर की अपनी आमदनी तो कुछ नहीं है और अपनी आमदनी पे जो निर्भरता है उसी के कारण है कि जसपुर का विकास नहीं हो रहा। बहुत छोटी आमदनी है जसपुर शहर की। जसपुर का सर्कुलेशन ही 1-2 करोड़ रुपये सालाना 20 आमदनी का लाभांश जो है, अब उसमें अगर 5-6-10 करोड़ रुपये बाहर के लोग आके खर्च करेंगे, उसका लाभ यहाँ लोगों को मिलेगा तो जो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। ये सब प्रक्रिया सोचने के लिए आदमी को अपनत्व छोड़ के दूसरे के बारे में सोचे तब बात आगे बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आकाशवाणी रेडियो बन जाएगा तो मैं समझ दिल्ली या अन्य प्रदेशों से कम 100-200 टैक्सियाँ रोज़ जसपुर में आया करेंगी। उसका परिणाम ये होगा कि यहाँ बाहर का लोग आके पैसे खर्च करेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपके साथ या आप पूरे क्षेत्र का मुझे इसमें सहयोग मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है कि गांव तक हम विकास को लेके जाएं, इसी दृष्टिकोण में जो जसपुर में आकाशवाणी रेडियो संकल्प हुआ है, जल्दी हम उसका भूमि पूजन मंत्रालय के द्वारा करने वाले हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आप पिछले करीब 10-11 वर्षों से रोडवेज बस स्टैंड बनाने की कवायद में हैं। तो अभी पिछले दिनों आपने रोडवेज बस स्टैंड की शुरुआत भी की थी, लेकिन वो बीच में ही ठप हो गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोडवेज बस अड्डे के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा सन 2011 में अधिसूचना जारी की गई थी। जिस जमीन पे अधिसूचना जारी की गई थी वो पट्टे थे, उन पट्टों को जिला प्रशासन ने नोटिस दिया, समय दिया, मुकदमा चला, निरस्त किए। फिर रेवेन्यू बोर्ड ने उसे अनुमोदित किया। राजस्व परिषद द्वारा जब वो पट्टे अनुमोदित हो गए, जिला प्रशासन के उस पर कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन का अनुमोदन हो गया, तो वो शासन को प्रस्ताव गया। शासन के प्रस्ताव पर वो प्रक्रिया जब पूरी हो गई तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुई कि भाई ये ज़मीन रोडवेज बस अड्डे के लिए आरक्षित की गई। उसमें कुछ लोगों ने राजनीतिक बस उसमें पिटीशन लगाई और वो कार्य रुक गया उस समय। फिर उसके बाद हम उसमें पार्टी बने,
2018-19 के अंतर्गत वो पूरा मामला निस्तारित हो गया। फिर उसमें टाइम भी ख़त्म हो गया, पिटिशन करने का भी समय ख़त्म हो गया। वो रोडवेज बस अड्डे को इस कारण से हमने मांग की कि ज़मीन में बस अड्डा बनाया जाए। रोडवेज के अधिकारी और जिला प्रशासन में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उसका चिन्हांकन किया, भूमि का, उनको कब्जा दिया। लेकिन जिन लोगों को जानकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने जब उसका कब्जा दिया है तो जो वही व्यक्ति जिम्मेदार है। हमको क्या अब तक कौन सी ज़मीन कहाँ की, कौन खसरे की कहाँ पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इस बात को इस मुद्दा बना के कि साहब जो रोडवेज बस अड्डे के लिए खसरे थे वो उन खसरों पर गलत पैमाइश कर दी। यानी कि जो लोग खसरा रोज़ नापते हैं उनको जानकारी नहीं है, जो नहीं नापते उनको ज़्यादा जानकारी है कि ये खसरा यहाँ नहीं पड़ता, वहाँ नहीं पड़ता। तो उसके कारण एक विवाद पैदा कर दिया। अब भाई विवाद तो किसी चीज़ पे पैदा किया जा सकता, पैदा करने से काम नहीं चलता, बहुत सकारात्मक होकर काम सोचना पड़ेगा। आखिर मैं विनय रोहेला यहाँ काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी के, तो मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैंने पार्टी का कितना काम किया, नंबर 1। पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ मैं उसके किस प्रकार से सुख दुख में जुड़ा हूँ, नंबर 2। तीसरी बात है कि हमने सरकार की योजनाओं को कितना धरातल पर उतारने में मदद की। चौथी बात है कि संगठन में रह के अनुशासन के तरह हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में यहाँ पर अगर बस अड्डा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हमारी पार्टी की परिकल्पना है कि जहाँ कार्य नहीं हुआ, सरकार की परिकल्पना है कि जहाँ हम परेशान हैं लोग बाग, वहाँ उनकी मदद के लिए खड़े हैं। तो मैंने उसी प्रक्रिया में वो प्रक्रिया चालू की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान डाला। मैं समझता हूँ कि लोग जानते हैं यहाँ पे उसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा भी वैसा मत रहता है कि हम पॉजिटिव बोल रहे, नेगेटिव बोलेंगे। अच्छा, तो ये अब जो रोडवेज बस स्टैंड है, उस जिस जगह पर आपने इसको खड़ा करने का प्रयास किया था, तो अब कहीं दूसरी जगह प्रयास करेंगे? नहीं, अभी विषय वहाँ समाप्त नहीं हुआ है। विषय ये है कि किसी व्यक्ति विशेष ने उसमें आरोप क्रिएट किए कि साहब ये खसरे यहाँ ना होके यहाँ वहाँ है। तो अब वो उसमें पूरा उसकी पैमाइश वहाँ से लेके वहाँ तक करेंगे, और जब उसका पूरा पैमाइश कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा यही खसरा है, तो फिर निश्चित रूप से वही खसरे होंगे। जो ये तो काम राजस्व विभाग का है, जो जहाँ खसरा दे रहा है रोड विभाग में, तो वही खसरा जो देंगे वही भूमि उनकी हो जाएगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी, तो वो भी अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उनको नहीं, भी नहीं, ऐसा अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं। उन्होंने पूरी पैमाइश करी, सुबह 9 बजे से लेकर रात शाम के 3 बजे तक वो पैमाइश में ही लगे रहे। उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन किया, ये खसरा यहाँ है, ये खसरा वहाँ है, ये खसरा वहाँ है। तो खसरा वहाँ है। उन परिस्थितियों में राजस्व विभाग तो रोज ही पैमाइश करता है। तो पैमाइश सही है उनकी, पैमाइश सही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये तो जन प्रजातंत्र है। किसी का मानना है कि नहीं ठीक है खसरे, तो वो दोबारा पैमाइश करेंगे भाई, जब कोई शिकायत करेगा। अच्छा, पुनः पैमाइश की करवाई जाएगी, पुनः उसका वेरिफिकेशन करेंगे। भाई ये काम तो राजस्व विभाग ही ठीक कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो देखिए, अभी रोहेला जी ने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर रोडवेज बस अड्डा बने, वहाँ ना बने तो वहाँ बसें रुके। बसें रुकने में तो कोई एतराज़ नहीं है लोगों को। जनता चाहती है काम हो, लोगों की तकलीफ कम हो, उसका स्वरूप कुछ ही हो जाए। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें रोड़ा रोकोड़ा डालेंगे तो लोग विपरीत होते हैं, गुस्सा करते हैं, और उससे फिर जो है एक परिकल्पना कि भाई काम में कोई विकास करना चाहता है, कोई रोकना चाहता है, सब बातें बाहर आती हैं। ऐसा व्यवहार हमें आचरण में रखना चाहिए कि हम सब एक ही दिशा में प्रयास करें। तो देखिए, रोहेला जी ने ये उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की, और आगे भी उनका यही कहना है कि जसपुर के विकास के लिए वो संकल्पबद्ध हैं, सतत रूप से विकास का प्रयास कर रहे हैं। तो रोहेला जी, अब ये मैं एक लास्ट में एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जसपुर के विकास में जो आपने इससे पहले प्रयास किए थे, उसमें कहाँ तक सफलता मिल पाई है? जैसे चिड़ियाघर के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा लैंड कन्वर्जन, जब कोई वन एक्ट के अंतर्गत वहाँ वन्य गति एक्टिविटी के बिना कोई दूसरी गतिविधि नहीं हो सकती, तो इसलिए भूमि का लैंड कन्वर्जन एक्ट में संशोधन लाना पड़ता है। उस प्रक्रिया में पूरी सरकार तत्परता से कार्य कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जल्दी हम इस कार्य का नोटिफिकेशन करें, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों को दूर करके मुझे लगता है जल्दी ये कार्य हो जाएगा। जैसे ही वो कार्य होगा उसके लिए तुरंत यहाँ पे उद्घाटन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अच्छा, जैसे अभी पिछले वर्षों में आपने जो है
ये रेलवे लाइन मंजूर कराई थी, तो उस रेलवे लाइन में कहाँ तक पहुँचे कार्य देखिए, में क्या? आपको भी पता है कि मैं अभी रेल मंत्री से मिला था और कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है रेल मंत्री जी को, स्वयं जाके भी कहा, कह भी है कि जल्दी से रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रक्रिया बढ़ाई जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी बहुत जल्दी है कि भाई जल्दी रेलवे लाइन के प्रक्रिया में कार्य को आगे बढ़ाया जाए। उसमें कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं, प्रभावी लोगों ने शिकायतें की हैं, चिट्ठियाँ लिखी हैं, जो यहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि साहब कुछ विसंगतियाँ हैं। अब रेलवे में तो सरकारी मंत्रालय में तो कोई चिट्ठी रिसीव होगी, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच करेंगे, अगर जांच में ठीक पाया गया तो उसको सुधार करेंगे, नहीं होगा तो वो निरस्त मानी जाएगी जांच। तो मुझे ऐसा लगता है सब जांच वाँच जो थी हो गई है और अब जल्दी रेलवे लाइन का कार्य प्रक्रिया में आएगा। तो धन्यवाद रोहेला जी, आपने जसपुर क्षेत्र के विकास के लिए ये। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ काशीपुर आपने देखा होगा कि जसपुर में हवाई जहाज वार ट्रॉफी लगाने के लिए पूरा प्रोसेस चल रहा है। पिछले 1 साल से हवाई जहाज हुआ है। मेरे साथ में माननीय नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि, जिनको हम प्यार से चेयरमैन ही कहते हैं क्योंकि सारा नगर पालिका का काम यही देखते हैं उत्तरदायित्व के रूप में, तो बहुत तत्परता से लगे हैं। इनका प्रयास रहता है कि काम हो किसी तरह से। पहली बार मैंने देखा है इतने पॉजिटिव व्यक्ति हैं और मैं खुले तौर से मीडिया को बताता हूँ कि इतना अच्छा काम ही कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ काम चालू कर दिया है, बहुत 80% काम हो गया, लेकिन काम रुके कैसे, इसमें कुछ लोग लगे रहते हैं। उसी का परिणाम हुआ कि ठेकेदारों को आपस में लड़ाकर पिटीशन करा दी, उसके फाइनेंशियल प्रोसेस पर बैन लगवा दिया। अब वो फाइनेंशियल प्रोसेस वहाँ से ठीक हो जाए, कोर्ट में मैटर है माननीय न्यायालय में, वहाँ से जैसे माननीय न्यायालय का उच्चादेश प्राप्त होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी प्रक्रिया जल्दी चालू हो जाएगी और वहाँ हवाई जहाज यहाँ पे लगे वार ट्रॉफी के रूप में, सौंदर्यकरण के रूप में, तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी। इसी प्रकार से हमने टैंक के लिए प्रयास कर रहे हैं, जल्दी हम टैंक ला के उसे सौंदर्यकरण में रखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जसपुर अपने वातावरण से उठे। पहले तो कि ऐसा लगता है कि जसपुर बूढ़ा हो गया और जो उसके कार्यधारी लोग थे, जो उसे संभालने वाले लोग थे, वो जवान हो गए, जसपुर को बूढ़ा कर दिया। उन्हीं व्यक्तियों ने बूढ़ा कर दिया जो उसको संभालने वाले थे। अगर हम अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं तो जसपुर में भी तो 10 फैक्ट्री लगाने की परिकल्पना अपने प्रयासों से, सरकार के माध्यम से, प्राइवेट लोगों के माध्यम से होनी चाहिए ना। तो फिर लोग कहते हैं कि साहब अपने उनकी तो होगी इतनी फैक्ट्री, और जसपुर की फैक्ट्री कौन सी है जहाँ गरीब आदमी काम करे। मैं गाँव घूमता हूँ, शहर गली गली घूम रहा हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि साहब आप भी जीतोगे, अपनी फैक्ट्री लगा के बैठ जाओगे। तो हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को फैक्ट्री ऐसा थोड़ी, परिवार चलाना है तो काम भी करना चाहिए, लेकिन क्षेत्र के लिए भी काम करना चाहिए। तो उसी प्रक्रिया में हम सोच रहे हैं किसी तरह से जसपुर को खड़ा करें, वातावरण को बदलें कि लोग इतने हताश हो गए, निराश हो गए, बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया विकास के प्रति। तो किसी भी तरह से विकास के प्रति प्रेरणा हो, वातावरण में चेतना आए। माननीय मोदी जी का जो अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, केंद्र स्तर से हजारों करोड़ रुपया गांव के लिए दिया जा रहा है, कह के लिए कि भाई गांव की जनता को सभी साधन मिले, गांव के अंदर से पलायन रुक जाए। गांव एक संस्था है और वो संस्था के अंतर्गत गांव में ही रोजगार के साधन बनते जाएं, गांव से पलायन रोकें शहर की तरफ, ताकि भारत की जो स्टेबिलिटी है वो गांव से चले, गांव ही संस्कृति है। इस दिशा में इतना जो अच्छा प्रयास कर रहा है, उसी दिशा और लहर के अंदर, उसी ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में जसपुर भी अपनी आवाज़ को उठाए कि हम भी विकसित होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। वो लोग मन में सोच नहीं रहे, अब सोचने लगे। यही मेरा प्रयास है, इसलिए हम वातावरण बना रहे हैं जसपुर का और विकास की ओर जसपुर को ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद रोहेला जी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।